कालतूत से अपने भूतकाल में जाने की बात तो चेतन ने कहती थी, लेकिन उसका मन बेचैन और डरा हुआ था। वो चलते चलते सोच रहा था, मैंने बेकार ही कालतूत से भूतकाल में जाने की बात कह दी है। अगर मैं वहां गया और वहीं रह गया तो नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं रहना यहाँ। और ना मैं अब जानना चाहता हूँ कि क्या है खूनी वधू और क्या है वीर सिंह और उसका कनेक्शन। मुझे नहीं जानना उस हर्षवर्धन के बारे में जो मुझ जैसा दिखता है। मैं कल सुबह ही वापस चला जाऊंगा मुंबई। चेतन ने अपने मन में एक फैसला ले लिया था और अब वो वापस वीर सिंह के घर जा रहा था। जहां चेतन ने वापस मुंबई जाने का फैसला ले लिया था, वहीं फूलपुर गांव में रात के इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन गांव का एक रिक्शा वाला घबराया हुआ तेजी से रिक्शा चलाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। रिक्शे वाला खुद से बोले जा रहा था, आज बहुत देर हो गई है घर जाने में। हे काल भैरव बाबा, हमरी रक्षा करना। ताबीज तो पहनी हुई है और उस भूतनी की तस्वीर भी रखी है, माचिस भी है, लेकिन फिर भी बचा लेना भगवान हमें उस खूनी वधू से। घबराया हुआ रिक्शा वाला जैसे ही काल भैरव मंदिर के पास पहुंचा, उसे मंदिर के बाहर हल्की रोशनी में कोई सड़क पर बैठा दिखाई दिया। तभी रिक्शे वाले को उसके रोने की आवाज सुनाई दी। वो कोई औरत थी जो बीच रास्ते पर बैठी रो रही थी। रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे का ब्रेक मारा और घबराते हुए पूछा, कौन है वहां और रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? लेकिन जवाब में उसे और भी तेज रोने की आवाज आई और साथ ही हवा में रात की रानी की तेज खुशबू फैल गई। तो रिक्शे वाले के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने रिक्शे में पैडल मारा, लेकिन रिक्शा आगे नहीं बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रिक्शे को आगे बढ़ने से रोक दिया हो। ठंड के मौसम में रिक्शा वाला पूरी तरह से पसीने से भर चुका था और सामने का नजारा देख उसकी आंखें भय से फैल गई थी। वो औरत सड़क से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे कदमों के साथ रिक्शे वाले की तरफ बढ़ने लग गई। उसके हर कदम के साथ पायलों की झन झन की खनकती आवाज उस सन्नाटे को चीरती जा रही थी। रिक्शा वाला डर से अपने रिक्शे को छोड़ उतरा और जैसे ही भागने को हुआ वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा और हकलाते हुए बोला, खूनी वधू, हमें छोड़ दो। हम क्या किए हैं? जाने दो हमें। अपनी जान की भीख मांगता हुआ रिक्शे वाले ने अपने गले में पहनी ताबीज को खूनी वधू के सामने करते हुए कहा, ये ताबीज है, दूर रहो हमसे, भाग जाओ। रिक्शे वाले की किसी भी बात का खूनी वधू पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो लगातार रोई जा रही थी और धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। रिक्शा वाला सड़क पर गिरा हुआ अब भय से रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। और तभी वो खूनी वधू जैसे ही उस रिक्शे वाले के करीब पहुंची, अचानक ही चेतन खूनी वधू और रिक्शे वाले के बीच आ खड़ा हुआ। चेतन को ऐसे सामने देख खूनी वधू एकदम से रुक गई और वो रिक्शे वाला आश्चर्य से चौंक पड़ा। चेतन ने खूनी वधू के सामने पूरे आत्मविश्वास से खड़े होकर कहा, तुम इस आदमी को कुछ भी नहीं करोगी। मैं तुम्हें इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। चेतन जहां गुस्से से खूनी वधू को देख रहा था, वहीं खूनी वधू भी चुपचाप से अपने घूंघट के भीतर से चेतन को देखे जा रही थी। अचानक ही खूनी वधू ने अपना घूंघट अपने चेहरे से हटाया और जोर जोर से हंसने लगी। चेतन ने जब खूनी वधू का खूबसूरत चेहरा देखा तो उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में पल भर के लिए डूब गया। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम हंस क्यों रही हो? क्या इरादा है तुम्हारा? चेतन की बात पर खूनी वधू के गुलाबी पतले होठों में एक हरकत हुई और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है चेतन, मुझे अगर इसे मारना होता तो मैं अब तक इंतजार करती क्या? मैं इसे कब का मार चुकी होती। चेतन को ऐसे एक भूतनी के सामने खड़े होकर बातें करते देख और भूतनी को
चेतन से बातें करते देख उस रिक्शे वाले की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वो मन ही मन सोच रहा था, यह आदमी तो सच में पगलेट है। जब ये इस गांव में आया तो इसने कहा था कि इसने खूनी वधू से बात की है, लेकिन हम ही नहीं भरोसा कर पाए इसकी बात पर ये तो सच में बातें कर रहा है। और तो और ये भूतनी भी इससे बातें कर रही है। भाई, इन लोगों का जो भी हो आपस में, हमें अपनी जान बचानी है बस। और राम कसम, अब ना ही निकलेंगे हम रात में मरते दम तक। रिक्शे वाले ने मौका देखा और चुपके से वहां से खिसक गया। वहीं खूनी वधू के इस जवाब पर चेतन ने कहा, क्यों नहीं मारा तुमने उस आदमी को? तुम्हारे लिए तो खेल है ये सब। ऐसे मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेना। तुम्हें तो मजा आता है ना ये सब करते हुए? तुम्हारा तो शौक है मर्दों के साथ संबंध बनाकर उन्हें तड़पाकर मार देने का। चेतन के इतना कहते ही खूनी वधू एक बार फिर से हंस पड़ी। वो आगे बढ़ी और चेतन के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। उसके बदन से आती रात की रानी की खुशबू चेतन का मन बेचैन कर रही थी। वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने 2 कदम पीछे लेते हुए नफरत से कहा, तुम मेरे साथ कोई खेल नहीं खेल सकती हो। मुझे तुम्हारे इस घिनौने सच से और तुम्हारी इन हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चेतन की बात पर अचानक ही खूनी वधू की आंखों का रंग बदला और एकदम से उसकी आंखें ग्लो करने लगी। उसने तेज आवाज में गुस्से से कहा, मेरा शौक है मर्दों के साथ संबंध बनाने का, ये तुम कह रहे हो चेतन? तुमने मेरी ये दशा की है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। आज मैं ऐसे भटक रही हूँ तो उसके जिम्मेदार भी तुम हो। तुमने मुझे हवस के इस रास्ते पर धकेला है। तुम हो मेरी इस हालत की जिम्मेदार चेतन, सिर्फ तुम। खूनी वधू के इस इल्जाम पर चेतन के पैर लड़खड़ाने लगे और वो धड़ाम से वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिमाग कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। चेतन शून्य नजरों से जमीन की तरफ घूरे जा रहा था और जो कुछ भी उसने खूनी वधू से सुना उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं कारण हूं तुम्हारे इस हाल का? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब उस रात हवेली के कमरे में मैंने अपने जैसे जिस इंसान को देखा वो वहां तुम्हारा ग्राहक बनकर गया था। मैं ऐसा इंसान था? नहीं, मुझे सच जानना है। तुम बताओ मुझे, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? चेतन ने जैसे ही नजरें उठाकर खूनी वधू से सवाल करना चाहा, उसे सामने कोई भी नजर नहीं आया। बस वहां धुआं ही धुआं था। रात के उस वक्त काल भैरव मंदिर के सामने चेतन अकेला था और उसके दिमाग में खूनी वधू के सवाल लगातार चल रहे थे। वो खुद में बस यही बड़बड़ाए जा रहा था, मैं जिम्मेदार हूं इन सबका? क्या मैं बुरा आदमी था? क्या मैंने एक औरत के साथ इतना गलत किया? क्या मैं वाकई में एक बुरा इंसान हूं? चेतन की अंतरात्मा उसे कचोटे जा रही थी और वो कुछ भी सोचने समझने की हालत से बाहर था। तभी वहां कालदूत की आवाज आई। क्या हुआ चेतन? अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा तुम्हें? कालदूत की आवाज सुन चेतन अपने ख्यालों से बाहर आया और लड़खड़ाते हुए उठकर उसके पास जाकर बोला, कालदूत, ये क्या कह रही है खूनी वधू? वो मुझे कैसे अपने हालात के लिए जिम्मेदार कह सकती है? क्या किया है मैंने? चेतन की ऐसी हालत देख कालदूत ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ये तुमने नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म ने किया है और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारे भूतकाल में ही मौजूद है। चेतन ने फौरन कहा, तो फिर मुझे सब सच जानना है। मुझे जानना है कि आखिर मेरी सच्चाई क्या है और खूनी वधू की हकीकत क्या है। मैं सच जानकर रहूंगा। तुम मेरी मदद करो प्लीज।
कालदूत बोला, मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ चेतन, उस पर चलना तुम्हें ही होगा। ये रात खत्म होते ही और सूरज की पहली किरण निकलते ही इस काल भैरव मंदिर के द्वार पर आकर मुझे मिलो। अगर सब कुछ जानना चाहते हो और खूनी वधू के आतंक से इस गांव को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ यहाँ उपस्थित रहना। चेतन कुछ कह पाता उससे पहले ही कालदूत वहां से जाने लगा और तुरंत ही अंधेरे में गायब हो गया। चेतन के माथे से पसीने टपक रहे थे। सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बचे थे। वो खुद को संभालते हुए वीर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। वीर सिंह के घर आकर चेतन उसकी किताबों वाले कमरे में चला गया। वो खूनी वधू की बातों से बहुत परेशान था। उसने वापस से उस चित्रलेखा किताब को निकाला और कुछ तलाशने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब भी वो किताब एक रहस्य ही थी। चेतन ने फौरन वहां करीने से सजाई गई दूसरी किताबों को देखना शुरू किया और तभी उसके हाथ एक डायरी लगी। डायरी के कवर पेज पर लिखा था खूनी वधू। डायरी पर खूनी वधू का नाम देखते ही चेतन ने उसे निकाला और उसे खोला। डायरी के पहले पन्ने पर कुछ लाइनें लिखी थी। चेतन ने उसे पढ़ना शुरू किया। आज एक बार फिर उससे सामना हुआ तो लगा कि मैं उसे अपने वश में ही कर लूंगा, लेकिन उसके खूबसूरती के जादू में मैं ऐसा खोया कि चेतन उसके आगे कुछ और पढ़ पाता उसके पहले ही वीर सिंह ने वो डायरी चेतन के हाथ से छीन ली। वीर सिंह गुस्से से भरा हुआ था। उसने तेज आवाज में चेतन पर चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे थे? तुमने किससे पूछकर मेरी किताबों को हाथ लगाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डायरी को पढ़ने की? तुम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो ना। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी व्यक्ति की निजी चीजों को नहीं देखना चाहिए? चेतन वीर सिंह के इस बदले हुए रवैये को देखकर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान अपने पूर्वजों की किताब के बारे में उसे सब कुछ यूं ही बता चुका है, फिर उसी विषय पर लिखी इस डायरी के सामने आ जाने पर इतना नाराज क्यों हो रहा है? इसका तो सीधा मतलब ये है कि इस डायरी में ऐसा कुछ है जिसे वीर सिंह छुपा रहा है। चेतन भी तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, वीर सिंह, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूं जो मुझे अपने आसपास हो रही चीजों का पता नहीं चलेगा? आधी रात में चेतन की तेज आवाज सुन माही भी कमरे से बाहर आ गई और दोनों से पूछा, ये क्या हो रहा है? किस बात पर लड़ रहे हैं आप लोग? चेतन माही की बात को इग्नोर करते हुए बोला, वीर सिंह, मुझे अच्छे से मालूम है कि खूनी वधू के साथ कुछ तो राज है तुम्हारा। कुछ तो ऐसा है जो तुमने मुझसे छिपाया है और अब तक झूठ बोलते आ रहे हो। तुम्हारी और खूनी वधू की तस्वीर झूठ बोल सकती है, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो कतई झूठ नहीं है। वीर सिंह बोला, क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो चेतन? हमारा उस खूनी वधू से क्या वास्ता है और क्या झूठ कहे हैं हम तुमसे? तुम्हें तो भाई की तरह मानते हैं हम, और जो भी पता था सब सच बताया है तुम्हें। चेतन ने कहा, मैंने खुद कल रात तुम्हें उस खूनी वधू के साथ देखा था, और तो और तुम उसके साथ शी, मुझे तो कहने में तक शर्म आ रही है। वो तो माँ ही यहाँ है तो उसके लिहाज में मैं चुप हूँ, वरना बताता कि आखिर मैंने क्या देखा। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही वीर सिंह चेतन के सामने अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। चेतन, मेरी बात का यकीन करो, वीर भैया का खूनी वधू से कोई संबंध नहीं है। तुमसे समझने में भूल हो रही है, माही ने कहा। वीर सिंह बोला, देखो चेतन, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं। हम तुम्हें सब सच बता सकते हैं, लेकिन यकीन मानो हमारा उस खूनी वधू से कोई नाता नहीं है। माही भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चेतन ने फिर से तेज आवाज में कहा,
तुम्हारी ये डायरी और तुम्हारी कल रात की हरकत सारे सच आसानी से बता रहे हैं वीर सिंह। तो कोई भी झूठी कहानी मैं नहीं सुनने वाला। चेतन अभी आगे कुछ और भी कह पाता कि उसकी नजर कमरे की खिड़की से बाहर की ओर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि रात का अंधेरा कम हो रहा है और अचानक ही चेतन को कालदूत की बात याद आ गई। तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से बाहर की ओर भागा। चेतन को ऐसा जाता देख वीर सिंह ने आवाज दी, अरे चेतन कहाँ जा रहे हो, हमारी बात सुनो। क्या वीर सिंह वाकई झूठ बोल रहा है? क्या चेतन जा पाएगा अपने भूतकाल में? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू सिर्फ